Hey guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Ishan Shavasti and today in this video we will be covering part B of the chapter An Empire Across the Three Continent. मतलब तीन कॉन्टिनेंट के बियॉन्ड में जो एम्पायर है या सराउंडिंग में जो एम्पायर है उसकी हम बात करेंगे और वो एम्पायर कौन सा है? रोमन एम्पायर. सो चलिए हम पार्ट बी बिगिन करते हैं. तो पार्ट बी बिगिन करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप पहले पार्ट ए देख लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए चैप्टर की. सो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढना ना पड़े. सो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे आज की वीडियो में, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है इकोनॉमिक एक्सपेंशन. मतलब जब हमने इंट्रोडक्शन किया था इस चैप्टर का पार्ट ए में, तो हमने जाना था कि रोमन एम्पायर फ्लोरिश था, यहाँ की जो एजुकेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, हमने वुमेन्स की कंडीशन भी जानी थी. तो हम अब इकोनॉमिक क्राइटेरिया से रोम को डिफाइन करेंगे कि उसकी इकोनॉमी कैसे बढ़ी, उसको कैसे गेन हुआ. तो चलिए देखते हैं. रोमन एम्पायर हैज सब्सटैंशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हार्बर, माइंस, ब्रिकयार्ड्स, ऑलिव ऑयल फैक्ट्री एक्सेट्रा. तो जब ये सारी चीज़ें रोमन एम्पायर में प्रेजेंट थी, मींस फैक्ट्रीज भी थी ऑलिव ऑयल बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए स्पेन में, स्पेशली स्पेन में, तो क्या होगा? तो वहाँ की जो इकोनॉमी है वो अपने आप ग्रो करने लगेगी. अब आप इंडिया की बात कर लें, क्योंकि इंडिया में अल्कोहल और जो टोबैको है वो बैन नहीं हो सकता. तो उससे हम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारी कंट्री को उससे सबसे ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलता है, हमारी इकोनॉमी उसी से सबसे ज़्यादा बूस्ट होती है. तो सेम रोमन में ही ये सब चीज़ें हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी फैक्ट्रीज थी इसलिए उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी. इसके बाद लिक्विड्स लाइक वाइन, ऑलिव ऑयल वर ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर्स कॉल्ड एमोर्फे. एमोर्फे क्या होते हैं? ये कंटेनर्स ऑफ वाइन होते हैं या फिर ऑलिव ऑयल्स. ये सारे जो लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते थे, वास्ट अमाउंट में देवर प्रेजेंट इन रोम, जिसकी वजह से जो दूसरे सब कॉन्टिनेंट्स के पार्ट थे वहां पे भी ये उसको ट्रांसपोर्ट किया करते थे, ट्रेडिंग किया करते थे उसी अल्कोहल से या फिर ऑलिव ऑयल से, जिससे कि इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती थी. क्योंकि कई बार फॉर ग्रांटेड भी ले लिया जाता था रोम को कि ये तो बस इंपोर्ट कराते हैं, ये खुद एफिशिएंट नहीं है ग्रो करने के लिए. तो ऐसा मैं बता दूं कि ये भी बहुत चीज़ें ग्रो करते थे खुद में, और ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑलिव ऑयल एंड वाइन. अब हम देखते हैं थर्ड. द एम्पायर इंक्लूडेड मेनी रीजन्स दैट हैड रेप्यूटेशन एक्सेप्शनल फर्टिलिटी. मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे रीजन्स भी थे जहाँ पे फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी. अब क्योंकि रोमन एम्पायर तीन कॉन्टिनेंट के बियॉन्ड में बना हुआ था, एशिया, अफ्रीका और यूरोप. तो जो अफ्रीका का पार्ट था वो तो नोमैडिक लैंड थी, तो वहाँ पे ग्रास लैंड्स थी मेजरली, तो वहाँ पे फर्टिलिटी कहीं पे होती थी, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होती थी. तो उन फर्टाइल लैंड्स का भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था जिससे कि उनकी इकोनॉमी रिवाइव करी जा सके. अब हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो हमारी भी एग्रेरियन सोसाइटी रही है इनिशियली से अगर हम देखें, और हमने सबसे पहले जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स लिए थे वो भी एग्रेरियन कल्चर को ही रिफॉर्म करने के लिए लिए थे. तो इनके पास भी एग्रीकल्चर का एक बेनिफिट था. इसके बाद हम अगर देखें, in ancient world cultural and economic life were necessary backward और primitive मतलब होता है ancient. तो ancient से ही ये एग्रीकल्चर की जो प्रथा है वो चलती आ रही है. अब ancient में कोई भी आप सिविलाइजेशन उठा के देख लीजिए, वहाँ पे एग्रीकल्चर या फिर एग्रेरियन सोसाइटी आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले जब भी कोई कंट्री ग्रो करती है तो वो एग्रीकल्चरल बेस पे ग्रो करती है. अगर वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है तभी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव करती है. इसके बाद ऑन कॉन्ट्रेरी मतलब इसके अलावा या इसको हटाकर डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन ऑफ वाटर पावर्ड माइनिंग टेक्नोलॉजी ऑन मेडिटेरियन सी. तो यहाँ पे हमने देखा एबेंडेंस अमाउंट में यहाँ पे सी मतलब नदियां या रिवर्स पाई जाती थी, मेडिटेरियन सी इज वन ऑफ देम. तो ये लोग कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करते थे? ये लोग ड्रिलिंग का यूज करते थे, जो मशीन्स होती हैं जो जमीन खोदने के काम आती हैं, उनसे ये लोग माइनिंग किया करते थे. अब आप माइनिंग से क्या निकाल सकते हो? कोल निकाल सकते हो, गोल्ड निकाल सकते हो, सिल्वर निकाल सकते हो, क्रूड ऑयल, ये सब चीजें माइनिंग से निकल आती हैं. तो ये सब कभी ये लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, जिससे कि हमको पता चलता है कि ये लोग भी इकोनॉमिकली फॉरवर्ड मूव कर रहे थे रोमन के लोग. यूज ऑफ हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स ऑन द स्पेनिश गोल्ड एंड सिल्वर माइनिंग. तो जो टेक्नोलॉजी का वो लोग यूज करते थे वो कौन सी थी? हाइड्रोलिक
माइनिंग। सो आई होप यू आर वेल अवेयर नाउ फॉर दिस टॉपिक कि हमारा जो रोम की सिटी थी वो इकोनॉमिकली कैसे बढ़ रही थी और क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि वहां पे 3 कॉन्टिनेंट्स थे, तो उसमें तीनों में अगर कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर में अच्छा है तो दूसरा एग्रेरियन सेक्टर में अच्छा है। तो इसकी वजह से हमारी ट्रेडिंग अच्छी हो रही थी, वर्ल्ड के साथ हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो पा रहे थे, तो जिसकी वजह से हमारा जो ये 6th सेंचुरी के अराउंड में या फिर 5th सेंचुरी के अराउंड के बाद ये हमारा रोम इकोनॉमिकली ग्रो करने लगा था। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कंट्रोलिंग वर्कर्स। ये बहुत ही एफिशिएंट प्रॉब्लम थी अगर हम रोम सिटी की बात करें। क्यों? क्योंकि रोम में हमने देखा कि न्यूक्लियर फैमिलीज होती थी। पेरेंट्स जब चिल्ड्रन एडल्ट हो जाते थे तो वो अपने पेरेंट्स का घर छोड़कर इंडिविजुअल या फिर इंडिपेंडेंट होकर रहते थे, पर वो लोग सर्वेंट्स जरूर रखते थे, तो उनके ऊपर कई बार अत्याचार होते थे, उनके राइट्स को भी नहीं प्रमोट किया जाता था सर्वेंट्स के, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी बन गई थी रोमन सिटीज की, क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी फैल गई थी, अनइक्वालिटी हो गया था सोसाइटी में। तो चलिए अब हमारा टॉपिक देखते हैं कंट्रोलिंग वर्कर्स। थी ये बहुत ज़्यादा डीप रूटेड थी रोमन सोसाइटी में। मतलब रोमन सोसाइटी में एंशियंट टाइम से ही स्लेवरी की प्रथा चली आ रही है, जैसे कि इंडिया में बॉन्डेड लेबर की प्रथा थी, बट आफ्टर एज सुन एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इट वाज एबॉलिश्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो उसको एबॉलिश कर दिया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बट रोम में एंशियंट पीरियड से ये जो स्लेवरी की प्रथा है वो चली आ रही थी। इसके हम देखते हैं The slavery was an institution deeply rooted in the ancient world of Roman society. इसके अलावा the slaves were an investment and at least one Roman agricultural writer advised the landowner against using them inefficiently. मतलब स्लेव्स को जो माना जाता था इन्वेस्टमेंट माना जाता था। मतलब अब एक बार आपने स्लेव खरीद लिया पैसे देके, उसके बाद आप उससे जो मन चाहे वो करवा सकते हो। तो जो राइटर्स होते थे रोमन सोसाइटी के, वो क्या बोलते थे जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे कि आप ज़्यादा स्लेव्स मत लिया करिए, इसलिए नहीं कि स्लेव्स को के प्रति उनको बहुत अच्छा लगता था या उनके प्रति उनको दया आती थी, नहीं, इसलिए क्योंकि इकोनॉमिकली कहीं इनएफिशिएंसी ना फैल जाए रोमन सोसाइटी में। अब कोई बड़ा आदमी है वो बहुत सारे स्लेव्स खरीद सकता है, तो बाकी लोग हैं उन वो तो रह जाएंगे ना, वो फिर स्लेव्स नहीं रख पाएंगे अपने पास, इसलिए उनको कंपैशन नहीं था उनके प्रति, बट उनको चिंता होती थी रोमन कल्चर की या रोमन कंट्री की। इसके अलावा देखते हैं रोमन अपर क्लासेस वर ऑफन ब्रूटल वाइल द कॉमन पीपल सो मच कंपैशन। मतलब रोम में जो अपर सोसाइटी होती थी वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल होती थी और बहुत ज़्यादा उनको परेशान करती थी, उनको मारती पीटती थी स्लेव्स को, बट जो नॉर्मल पीपल होते थे वो कंपैशन शो करते थे स्लेव्स के प्रति। मतलब स्लेव्स एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो इंसान बिक गया हो, जो जिसका कोई खुद का अस्तित्व ही ना हो, तो वो इंसान क्या क्लेम करेगा, उसके पास तो कोई राइट ही नहीं होगा, तो जिसका जैसा मन आएगा वो वैसे ही उससे डील करेगा। इसके बाद फ्री लेबर वर एक्सटेंसिवली यूज ऑन अ पब्लिक वर्क एट रोम बिकॉज एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्लेव लेबर वुड बी टू एक्सपेंसिव। अब ज़्यादा अमाउंट में आप स्लेव्स तो नहीं खरीद सकते क्योंकि स्लेव्स होते हैं महंगे, और वो ज़्यादा अमाउंट में आप खरीदेंगे तो आपका ज़्यादा कैपिटल लगेगा। बट जो फ्री लेबर्स होते हैं, फ्री लेबर्स मतलब अब फ्री लेबर कौन होता है? आप किसी से फ्री में बोलोगे तो वो क्या आपके लिए फ्री में काम करेगा? नहीं, वो तब करेगा जब वो बंधुआ मजदूर होगा। बंधुआ मजदूर मतलब उसके पापा ने आपका लोन लिया होगा और वो चुका नहीं पाया होगा, तो उसके पापा हमारे यहाँ काम करेंगे, फिर उनका बेटा काम करेगा। ऐसा हमारे इंडियन सोसाइटी में चलता आ रहा था, उसी को बंधुआ मजदूर कहा जाता है। सिर्फ इंडियन सोसाइटी में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये प्रथा चलती थी एंशिएंट टाइम्स में। तो वही चीज रोम में हुई कि वो लोग बंधुआ मजदूर को प्रेफर ज़्यादा करते थे यूज़ करने से फ्री लेबर्स को इंस्टेड ऑफ स्लेव्स, क्योंकि उनको खरीदने में आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे, और प्लस स्लेव्स के लिए उनको खाना पीना रहना क्लोथिंग और उनको फ्री में घुमाना या फिर ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बेसिक होती हैं, तो उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, फूड, इन सब की जिम्मेदारी भी मास्टर की हो जाती है। तो उन पर दोहरा लोड आ जाता है मास्टर्स पे, जिसकी वजह से वो लोग स्लेव्स को प्रेफर नहीं करते हैं ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क के लिए या फिर पब्लिक वर्क के लिए। पब्लिक वर्क मतलब गवर्नमेंट का जो वर्क होता है। अच्छा, इसके बाद लास्ट देखते हैं मास्टर ऑफन गिव देयर स्लेव्स कैपिटल टू रन बिजनेस और देयर बिहाफ ऑन देयर बिहाफ और इवन द बिजनेसेस ऑफ देयर ओन। मतलब
मास्टर कई बार उनको कैपिटल दिया करते थे, पैसे दिया करते थे स्लेव्स को, ताकि वो बिजनेस रन कर सके मास्टर के बिहाफ पे, अदर व्हेन मास्टर इज नॉट प्रेजेंट देयर। मतलब मान लीजिए मास्टर को कहीं बाहर दूसरी दूसरी सिटीज में वर्क करना होता है, तो वो स्लेव्स को कह दे कि तुम बिजनेस रन करो मेरे बिहाफ पे, या तो वो मास्टर कई बार आउट ऑफ कंपैशन उनको कैपिटल दे दिया करते थे स्लेव्स को, और कहा करते थे जाओ अपना ही बिजनेस रन कर लो, जी लो अपनी जिंदगी। तो ऐसा भी कई बार देखने को मिला है हमको रोमन सोसाइटी में। अच्छा, इसके अलावा क्या देखने को मिला है स्लेव्स के रिगार्डिंग? मस्ट फॉर द एम्प्लॉयर एंड विदाउट सुपरविजन नो वर्क वुड बी एवर गेट डन। मतलब स्लेव्स का सुपरविजन करना जरूरी होता था, जो भी गैंग्स में होते थे स्लेव्स। क्यों? क्योंकि अगर उनको सुपरवाइज नहीं करेंगे तो क्या पता वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो लोग आपस में बात तो नहीं कर रहे हैं, या फिर वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, जो काम 10 दिन में होना चाहिए वो 15 दिन में तो नहीं हो रहा है। तो ये सब के लिए सुपरविजन जरूरी होता था स्लेव्स के लिए। सेकेंड, टू मेक सुपरविजन ईजियर वर्कर्स वर समटाइम ग्रुप्ड इनटू गैंग्स और स्मॉल टीम्स। तो स्मॉल टीम्स में अगर उनको ग्रुप कर दिया जाएगा तो ऐसा माना जाता था कि उनका वर्क पता चल जाएगा कि कोई इंसान कितना अच्छे से वर्क कर रहा है या एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। बट कुछ लोगों को ये सिस्टम पसंद नहीं आता था, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया और बताया, जो कि थे प्लिनी द एडलर condemned the use of slaves as a gang as worst method of production। मतलब जो एडलिनी थे इन्होंने ये सिस्टम कंडेम किया और इन्होंने क्या बताया कि ये वर्स्ट मेथड है प्रोडक्शन के लिए। अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आप चेन में, क्योंकि मजदूरों को बांधा जाता था, एक ही चेन से 10 मजदूर को बांध दिया जाता था, तो प्रोडक्टिव काम उनका ऐसा मानना था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन का काम कर पाएंगे। बट अगर वो फ्री होते हैं तो वो अलग अलग डायरेक्शन में वर्क कर पाएंगे, जिसकी वजह से वर्क और ज्यादा एफिशिएंटली पूरा हो जाएगा। इसके अलावा देखते हैं, अ लॉ ऑफ 398 रेफर्ड टू वर्कर्स बीइंग ब्रांडेड सो दैट दे कुड नॉट रन एंड दे कुड वर्क एफिशिएंटली। तो एक 398 का लॉ आया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आई एम सॉरी 11th के आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कि जो 398 लॉ था इसमें वर्कर्स या फिर लेबर्स को भी ब्रांडिंग की जाती थी। जैसे आप गुच्ची, अरमानी, इन सब चीज़, इन सब ब्रांड्स को यूज़ करते हैं, तो ये सब आपकी टी शर्ट्स हो गई, आपकी जीन्स हो गई, इन पर लेबल लगा होता है। सिमिलरली वो उन स्लेव्स पर भी लेबल लगा हो जाता था, जिससे कि पता चल जाता था कि वो लेबर कौन सी ब्रांड का है। आई नो इट इज साउंडिंग idiotic but still it was prevalent in Rome। और ये इसलिए किया जाता था ताकि वो लोग भाग ना जाएं, या फिर वो लोग अपना सही से काम करें, और उनको फ्रीली सेट कर दिया जाता था। फिर जब ब्रांडिंग हो जाती थी तब उनको चेन से बांध के या फिर बेड़ियों से जकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी भाग ही नहीं सकता है। ठीक है, इसके बाद हेंस वी कुड कंक्लूड दैट द सिचुएशन ऑफ स्लेव्स ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर। तो हम इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या कंडीशन रही होगी। हमने और आपने पूरा जान लिया कितनी उनकी क्रिटिकल कंडीशन थी, उनको कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था ड्यूरिंग रोमन पीरियड। सो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सोशल हायरार्कीज। तो रोमन सोसाइटी बहुत डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स में बटी हुई थी। किस प्रकार, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो सीनेटर्स होते थे, जो अपर कास्ट के लोग होते थे, जो बेसिक रोमन सोसाइटी को डोमिनेट करते थे। सेकंड, इक्विस्टेरियन क्लास। ये क्लास वो थी जो किंग्स एंड नाइटहुड्स, जो कि किंग्स के जो खास खास लोग होते हैं, मंत्री होते हैं, उनके बेटे होते हैं, उन सब लोगों को कंसिस्ट करती थी ये क्लास। उसके बाद रिस्पेक्टेबल सेक्शन, जो कि मिडिल क्लास लोग होते थे, वो इस थर्ड सेक्शन के अंडर में आते थे। वो लोग बेसिक लोग होते थे, अपनी लाइफस्टाइल सिंपल वे में जीते थे। इसके बाद लोअर क्लास पीपल होते थे, आर्टिसंस, वीवर्स, ऐसे टाइप के लोग, जो कि छोटे काम ऐसा माना जाता था कि करते थे। और लास्ट, इनको ये बोला जाता था प्लेब्स सॉर्डिया। ये रोमन सोसाइटी में इनको ये टर्म दिया जाता था लोअर क्लास पीपल को, प्लेब्स सॉर्डिया। अब हम लास्ट की बात करें तो स्लेव्स की। स्लेव्स बंधुआ मजदूर नहीं होते हैं, बट उसी कैटेगरी में होते हैं। बंधुआ मजदूर का मैंने आपको लास्ट टॉपिक में डिफरेंस बताया था कि वो अगर किसी के फादर किसी दूसरे इंसान का लोन नहीं चुका पाते हैं तो उनको बंधुआ मजदूर होना पड़ता है, और अगर तब भी नहीं पूरा होता है उनका अमाउंट तो उनके बेटे को भी उसी में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। बट स्लेव्स क्या होते हैं, उनको एक बार खरीदना पड़ता है और वो लाइफ टाइम आपके साथ रहते हैं, बट उनका खाना पीना रहना ये सब आपको अरेंज करना होता है। तो ये हमारी लास्ट क्लास थी। अब देखते हैं द लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी बोथ द हायर एंड मिडिल
एक इलियन, इसका मतलब होता है पीपल्स, मतलब हायर एंड मिडिल पीपल was comparatively because it drew the bulk of salary in gold and invest in buying assets like land. अब जो बेसिक जो रेवेन्यू जनरेट होता था रोम का, वो जो लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसीज, जो बड़े बड़े लोग होते थे, ब्यूरोक्रेसीज होती थी, किंग्स होते थे, तो वो लोग हड़प लेते थे, हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई वही करते थे रेवेन्यू को। वो किस अमाउंट में होता था? गोल्ड के अमाउंट में होता था, और वो उसको बेच के बेसिक एसेट्स खरीदते थे। सबसे बड़ी एसेट क्या होती है? लैंड होती है, तो वो लैंड्स के अमाउंट में खरीदा करते थे एसेट्स। इसके बाद there was a great deal of corruption especially in judicial system and in administration of military supplies. अब हमने देखा किस तरह से अपर क्लास के जो लोग होते थे वो करप्शन करते थे, बट इसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व थी एंड इवन मिलिट्री सर्विसेज भी इन्वॉल्व थी। अगर हम आज की डेट की इंडियन सोसाइटी की बात करें तो हम जुडिशरी को थर्ड पिलर मानते हैं, और ये करप्शन फ्री होती है, इसमें करप्शन होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। बट अगर जुडिशरी ही करप्टेड हो जाएगी तो आप न्याय मांगने किसके पास जाएंगे? फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा जस्टिस मांगने का, जस्टिस प्रिवेल ही नहीं करेगी कंट्री में। तो वही रोमन सोसाइटी में हो रहा था, और वहां पे जस्टिस जो देने वाली जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वही करप्शन कर रही थी। तो इस जगह पे करप्शन हो रहा था रोमन सोसाइटी में जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। इसके बाद yet a strong tradition of Roman law emerged in 4th century and acted break upon emperors. तो इन सब घटनाओं के होने के बाद 4th सेंचुरी में एक ब्रेक अपॉन लगा इन सब चीज़ों पे, करप्शन पे, और एक नया रूल इमर्ज हुआ जिसके तहत जो किंग्स था वो भी अपनी मनमानी जिस तरह से कर रहा था सोसाइटी में उस पर रोकथाम हुई, और जो बड़े बड़े लोग हो गए या फिर नाइटहुड्स हो गए, इक्विस्टेरियन क्लास के हो गए, तो ये लोग जो अपना करप्शन कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, उस डोमिनेशन पे ब्रेक लगा आफ्टर 4th सेंचुरी। तो ये था हमारा सोशल डिवीजन। हमने देखा किस तरह से जो अपर कास्ट थी वो डोमिनेट करती थी लोअर कास्ट को, और वो करप्शन भी किया करती थी रोमन सोसाइटी में प्रायर टू 3rd सेंचुरी और एट 3rd सेंचुरी। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, लेट एंटीक्विटी। किस तरह से वो साम्राज्य खत्म हुआ 4th सेंचुरी और 7th सेंचुरी के बीच में, वो क्या सर्कमस्टांसेस हुई जिसकी वजह से हमारा जो रोमन एम्पायर था वो खत्म हुआ। चलिए देखते हैं। द 4th सेंचुरी वॉज वन ऑफ द कंसिडरेबल फर्मेंट बोथ कल्चरल एंड इकोनॉमिक। मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 4th सेंचुरी जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए इकोनॉमिकली एज वेल एज कल्चरली। चलिए एक एक करके बात करते हैं। एट कल्चरल लेवल the emperor Constantine decided to make Christianity as official language। तो जो एम्परर कॉन्स्टेंटाइन थे इन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज, एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने की सोची, या फिर इन्होंने प्रस्ताव दिया, तो इसलिए इस डेट को मार्क करना जरूरी है। द इकोनॉमी वेंट टू डाउनफॉल ड्यू टू अबैंडनिंग ऑफ टेरिटरीज बाय डाइक्लोटेन। अब जो डाइक्लोटेन एम्परर थे इन्होंने क्या किया? कंसोलिडेट करने की कोशिश की अपने एम्पायर को, जिसकी वजह से जो रोमन एम्पायर फार फ्लेश्ड फैला हुआ था उसको इन्होंने कंसोलिडेट किया। काफी सारी टेरिटरीज इन्होंने छोड़ दी ताकि इनको वॉर ना करना पड़े, और जिसकी वजह से इकोनॉमी थोड़ी डाउनफॉल में आ गई। अब आपके पास ज्यादा टेरिटरी होगी तो ज्यादा वहां से आपको टैक्स वसूलने को मिलेगा, वहां की अगर लैंड फर्टाइल होगी तो आपको एग्रीकल्चर अच्छा मिलेगा, वहां पे अगर माइंस होंगी तो आपको गोल्ड मिलेगा। बट अगर टेरिटरी कम हो जाती है तो ये सब सर्कमस्टेंसेस भी कम हो जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे रिस्ट्रिक्शन आउटसाइड द रेजिम, रिक्रूटमेंट ऑफ मिलिट्री ग्रांटिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द कमांडर। मतलब जो कमांडर इन चीफ्स थे उनके बेटे या उनके बच्चे ही मिलिट्री में पार्ट ले सकते थे, और दूसरा बाहर से कोई इंसान आके पार्ट नहीं ले सकता था। तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया था। मतलब आप कमांडर के हाथ में पूरी पूरी ताकत, ऑटोनॉमी दे रहे हैं, अब और उनका बेटा है तो उनके पास ऑब्वियसली पावर आ जाएगी, तो वो कंट्री को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद देखेंगे इनसफिशिएंट स्टॉक ऑफ सिल्वर बेस्ड करेंसी। अब किस तरह से हमने देखा कि 4th सेंचुरी से पहले से सिल्वर बेस्ड करेंसी चलती थी, तो अब जब उनकी इनसफिशिएंसी हो गई, उनका जब ज्यादा अमाउंट में, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो जब डिमांड ज्यादा होती है तो सप्लाई कम हो जाती है। यहाँ पे जब सप्लाई ज्यादा हो गई थी और डिमांड कम हो गई थी, जिसकी वजह से कंट्री डिफ्लेशन में जा रही थी और इसकी ग्रोथ डाउनग्रेड हो रही थी। इसके बाद द अदर एरिया ऑफ इनोवेशन वॉज डिवीजन ऑफ रोमन एम्पायर इंटू ईस्ट एंड वेस्ट
with the creation of Constantinople surrounding on the three sides by the sea. तो अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था रोमन एम्पायर को, ईस्ट में और वेस्ट में। तो उसके लिए एक नई कैपिटल भी डिसाइड करी गई थी, कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि एक नया ट्रेड सिटी भी बन गई थी, क्योंकि ये रिवर के अक्रॉस में थी, 3 रिवर्स इसके सराउंडिंग में थी। तो यहाँ से रिवरीन रूट से आसानी होती थी ट्रेड करने में और इसकी कैपिटल में जो भी सामान पहुंचाना हो वो पहुंचाने में। अब हम एग्जैक्टली जानते हैं किस तरह से डाउनफॉल आया रोमन सोसाइटी का। By the early 7th century, war between Eastern Rome and Iran had flared up again and Sasanians launched a full-fledged invasion. तो ससानियंस ने एक फुल-फ्लेज्ड इन्वेजन स्टार्ट कर दिया था रोम के खिलाफ, ईस्टर्न रोम के खिलाफ। क्यों कर दिया था? क्योंकि हमने इनिशियली पार्ट 1 में जाना किस तरह से ससानियंस जो थे वो ईरान को रूल करते थे और ईरान और रोम आपस में दुश्मन थे। तो इस वजह से वो लोग राइवल कंट्रीज आपस में लड़ा करती थी। तो इन्होंने फुल फ्लेज इन्वेजन डाल दिया, जिसकी वजह से काफ़ी डाउनफॉल हो गया रोम का। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम फ्रॉम इट्स बिगिनिंग इन अरेबिया हैज बीन कॉल्ड द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन एवर अकर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। बहुत बड़ा कारण बना रोम के डिक्लाइन का। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस्लाम स्प्रेड हुआ अरेबिया में, तो क्या होगा, अब जिस कंट्री में रोम का स्थापना थी वहां पे नया एक रिलीजन आ जाएगा, नया एक एक्सपेंशन हो जाएगा, तो उसकी ऑथेंटिसिटी तो चली जाएगी। तो वही हुआ, रोम से उसकी अपनी जो कल्चर था, ऑथेंटिसिटी थी, वो चली गई और इस्लाम का इन्वेजन हुआ। इस इन्वेजन ने एक्सपेंशन हुआ। एट लास्ट देखते हैं, बाय 642 barely 10 years after the Prophet Muhammad's death, both Rome and Iran empire had fallen into Arab. अब जैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई 642 में, उसी के 10 साल बाद जो दोनों राइवल कंट्रीज थी, रोम हो चाहे ईरान हो, दोनों ही क्या हो गई, बोथ एम्पायर हैड फॉलन इनटू अरब, दोनों ही अरब में मर्ज हो गए और अरब एक कंट्री बन गया जहां पे इस्लाम का एक्सपेंशन हो गया। इसी तरह से हमारा जो डिक्लाइन हुआ लेट एंटीक्विटी हम एक्सप्रेस या एक्सप्लेन कर सकते हैं रोम का। सो कब हमारा एक्सपेंशन हुआ इस्लाम का या फिर डिक्लाइन हुआ रोम? 7th सेंचुरी में। सो नाउ आई होप आपको ये चैप्टर बहुत क्लियर हो गया होगा एंड आज के सारे टॉपिक्स हमने खत्म कर लिए, हमारा चैप्टर खत्म कर लिया है। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट तो लाइक करिए और अपने अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क एंड अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करो। बहुत मेहनत लग रही है यार वीडियोस बनाने में, तो तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो अच्छा लगेगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।